हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस चैप्टर 5 जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था, इस वीडियो में हम लोग उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर से हमारा ये मतलब है जो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है। एक तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया रहता है जो चैप्टर के बाद है, और एक बीच बीच में चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिया रहता है, उसे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 59 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ज़रूर उसको जाके देख लें, क्योंकि इसके बाद जो टिश्यू का चैप्टर है, जो बायोलॉजी में हमारा दूसरा चैप्टर है, अगर वो आप पढ़ने जाएंगे तो सेल आधा चैप्टर सेल का ही उसमें है, क्योंकि इस टिश्यू जो होते हैं वो सेल से ही बनते हैं। इसीलिए सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी के अगले चैप्टर के लिए। तो आप पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जाके देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर पे आएँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम अपने पेज नंबर 59 के क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। तो उस पर पहला क्वेश्चन दिया है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो इसके आंसर में लिखेंगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665 वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे। तो ये एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था कि कॉर्क स्लाइस जो पेड़ की छाल होती है उसमें से रॉबर्ट हुक ने 1665 में मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकृति देखा था, और इसीलिए उन्होंने इसे सेल नाम दिया, क्योंकि ये कंपार्टमेंट जैसा दिखता था। तो इसके आंसर में दे रहा है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। इस तारीख को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर इस तारीख को आप भूल जाएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब वो एक पतले स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कि पेड़ के छाल के एक पतले पेड़ के छाल को देख रहे थे, थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, अपने से डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से जब वो पतली पेड़ के छाल को देख रहे थे, ही सा दैट द कॉर्क रीअसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब consisting of many little compartments. These small boxes are called cell. तो इसमें दे रहा है, इसमें कह रहा है he saw that the cork resemble the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. वो उन्होंने देखा कि जो ये कॉर्क की स्लाइस है उसमें बहुत छोटे छोटे हनीकॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके से बहुत छोटे छोटे स्लाइस हैं, जिसकी वजह से उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन गए हैं। जैसे आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं जिसे कंपार्टमेंट कहते हैं। वही उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद दीज स्मॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स, और उसके बाद उन्होंने इसे सेल का नाम दिया। तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे दे रहा है वाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा देने वाला और फंक्शनल यानी कि फंक्शन करने वाले यूनिट क्यों कहते हैं। यहाँ पे जे गलती से हो गया है, इसको यफ बना लीजिएगा, तो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट हो जाएगा कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, सो दे आर कॉल्ड बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो ये सेल है वो किसी भी चीज़ को अपने से करने में समर्थ रहता है, कैपेबल रहता है, इसलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, साथ में फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 61 के क्वेश्चन आंसर में। इसमें दिया है
हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर है वो सेल से बाहर आता है और जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर किस तरीके से सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक में वाटर जो है सेल बाहर देता है और आइसोटोनिक में ना बाहर देता है ना अंदर लेता है, स्टेबल रहता है। और हाइपरटोनिक में वाटर वो गेन करता है बाहर से। तो यहाँ पे इसी प्रक्रिया द्वारा CO2 मूव बाय डिफ्यूजन ऑफ H2O मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये जो CO2 है वो वाटर में मिलकर ऑस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन नाम दिया, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन कुछ भी कह सकते हैं, इससे पास होता है और सेल में जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दे रहा है वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस नॉट ऑल। यहाँ पे नॉट ऑल आपको लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको सारा मार्क्स मिलेगा। ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस को इस सेल के अंदर और बाहर जाने को अलाउ करती है, इसीलिए ये सेलेक्ट करके अंदर और बाहर भेजती है। तो यहाँ ये सेलेक्टिवली परमिएबल शब्द का जो अर्थ है वो सीधा सीधा ये निकलता है, सेलेक्टिवली से हमें ये समझ आता है कि ये सेलेक्ट करती है और परमिएबल से हमें ये समझ आता है कि ये अंदर और बाहर भेजती है। तो यहाँ से इसका आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पेज नंबर 63 के क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। तो पेज नंबर 63 में पहला क्वेश्चन दिया है फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इल्यूस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो डिफरेंस है इसे ऑब्ज़र्व करने के लिए ये जो नीचे टेबल है उसमें हमें भरना है। तो जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था उस टाइम भी हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में लगभग 10 डिफरेंसेस बताया था। अब यहाँ पे हम कुछ ही डिफरेंस देखेंगे जो मेन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें हमें सब डिफरेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहला डिफरेंस देखते हैं। इसका जो साइज है वो जनरली स्मॉल होता है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज लगभग 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है और ये जनरली लार्ज होते हैं। अब इसमें दूसरा डिफरेंस है न्यूक्लियर रीजन इज़ पुअरली डिफाइंड ड्यू टू ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियाइड। जो इसमें न्यूक्लियर रीजन होता है वो पूरी तरीके से पुअरली अब्सेंस होता है, मतलब पूरी तरीके से प्रेजेंट इसमें नहीं होता है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लैक होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस का रीजन होता है उसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। अब इसमें अगला डिफरेंस है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक में इसी जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा वेल डिफाइंड यानी कि अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। अब इसमें अगला डिफरेंस दे रहा है देयर इज ए सिंगल क्रोमोजोम। इसमें केवल सिंगल क्रोमोजोम होता है क्योंकि ये केवल एक सेल लेते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें देयर आर मोर देन 1 क्रोमोजोम, इसमें एक क्रोमोजोम से अधिक होगा। अब आखिरी डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट। जो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जैसे माइक्रोकांडिया हम लोगों में हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है। और यहीं पे यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब पेज नंबर 65 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है
कैन यू नेम 2 ऑर्गेनिल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमने इसी प्रीवियस वीडियो में, जो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन का लास्ट वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि माइक्रोकांडिया और प्लास्टिड्स में अपने जेनम होते हैं, यानी कि डीएनए और राइबोसोम होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि माइक्रोकांडिया और प्लास्टिड्स में अपने जेनेटिक मटेरियल होंगे, क्योंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दे रहा है, इफ़ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सेम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इफ़ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस, मान लीजिए कि सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भौतिक या रासायनिक कारण के कारण, तब क्या होगा। तो तब हमने इसके प्रीवियस वीडियो में ये सभी जब हमने सेल ऑर्गेनिल्स पढ़े थे, तो उसमें एक सेल ऑर्गेनिल हमने पढ़ा था लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग या डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था, आप उस वीडियो को पहले जाके देख लें। तो इसके आंसर में लिखेंगे, द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइसोसोम विल डाइजेस्ट इट। जो ये सेल है वो रिवाइव यानी कि फिर से अपने आप को ठीक करने के एबल नहीं होता है, इसलिए जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो एंजाइम है वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंजाइम बहुत ही पावरफुल होते हैं जो सेल में किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेंगे, और उसी एंजाइम की वजह से लाइसोसोम ये सेल को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी जगह नया सेल, वर्किंग सेल आता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दे रहा है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग्स। जो ये लाइसोसोम है वो सुसाइड बैग्स के नाम से क्यों जाने जाते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो जब सेल डिवीजन के समय डैमेज हो जाता है, ये प्रीवियस वीडियो में था कि माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीजन है उसी टाइम सेल डैमेज होता है, नहीं तो उस तरीके से उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल डैमेज हो जाते हैं। तो जब सेल डिवीजन के टाइम सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम पूरे सेल को अपने एंजाइम से पचाने के बजाय उसके अंदर जाके फट जाता है, जिसकी वजह से सेल के टुकड़े हो जाते हैं, और कई टुकड़े उसी में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो टुकड़े बच जाते हैं वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उसे डाइजेस्ट कर लेता है। इसी कारण देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग्स। इसी कारण जो हमारे लाइसोसोम हैं वो सुसाइड बैग्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें आखिरी क्वेश्चन आता है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। जो ये प्रोटीन है वो किस जगह सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम दैट आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसमें देखा था हम लोगों ने कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, SER और RER। तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें RER के पास राइबोसोम होते हैं। तो जहाँ राइबोसोम रहेंगे वहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज ज़रूर होगा, तो इसीलिए वो RER में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और राइबोसोम की वजह से ही होता है, इसलिए उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्योंकि सेल में राइबोसोम ही इकलौता ऐसा पार्ट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, इसीलिए उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। हम इसके अगले वीडियो में जो इसके टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम अपना मोशन का चैप्टर शुरू करेंगे, और मोशन के चैप्टर को शुरू करने के बाद हम उसके भी क्वेश्चन आंसर को पूरी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और PDF नोट्स इसके
अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।